Hello, very good morning, my dear students. Myself, Tosip sir. Welcome to our beautiful channel पढ़ाई का कवच. कैसे हो आप सब लोग? साइंस के लेक्चर में आज हम पढ़ने के लिए जाएंगे रेस्पिरेशन. तो थोड़ा बहुत इंटरकनेक्टेड जो टॉपिक है जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, डाइजेशन या तो न्यूट्रिशन जिसे हमने नाम दिया था, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं. हाउ इट इज़ कनेक्टेड विद द रेस्पिरेशन. तो स्टूडेंट्स, आपने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर देखा था. न्यूट्रिशन का मतलब होता है टू ऑब्टेन फूड एंड टू यूटिलाइज इट इनटू द वेरियस बॉडी पार्ट्स. तो डाइजेशन के अंदर क्या होता था कि बॉडी के अलग अलग ऑर्गन के द्वारा, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, सलाइवा है, इसकी मदद से फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में से सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. एंड एट द एंड ऑफ द डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द एमिनो एसिड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट. ओके. तो अब उसके आगे कौन सी प्रोसेस होगी? फूड तो कन्वर्ट हो गया कॉम्प्लेक्स में से सिंपलर सब्सटेंसेस में, लेकिन क्या ये सिंपल सब्सटेंसेस जो है वो एनर्जी जनरेट कर पाएंगे अकेले? नो माय डियर स्टूडेंट्स, द आंसर इज नो. व्हाई? द आंसर लाई इज इन रेस्पिरेशन. बिकॉज in order to obtain the energy, we need a chemical process which is in between that simple substance and with the oxygen. So to meet the energy demand, we need to combine oxygen with that simple substances, and that process took place in the respiration. So let us know what is respiration. Respiration, it is the process in which cells of an organism obtain energy by combining oxygen and glucose is called respiration. It involves breathing. तो आपके मन में स्टूडेंट्स ये पढ़ के एक सवाल ज़रूर होगा कि सर ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क होता है? ब्रीथिंग मतलब क्या और रेस्पिरेशन मतलब क्या? तो स्टूडेंट्स, ब्रीथिंग का मतलब, द ओनली मीनिंग ऑफ द ब्रीथिंग इज इनहेलिंग the oxygen and exhaling the carbon dioxide. That's it, nothing else. But to inhale the oxygen, after that combining with the other glucose and simple substances and obtain the energy, and at the end of energy production the carbon dioxide produce and you will exhale to the atmosphere. That entire process is called respiration. ठीक है. ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, जबकि रेस्पिरेशन है वो एक entire बड़ी सी प्रोसेस है. So now I hope that it is very clear in your mind what is the difference between respiration and breathing. Breathing actually is a part of respiration. Okay. चलिए. So now let us focus on the types of respiration. Some of the organisms are not require oxygen for their respiration and some require oxygen. So the organism which respire without oxygen, it is called anaerobic respiration. जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, this anaerobic respiration. और जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं उसे कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई विल आस्क वन क्वेश्चन दैट द ह्यूमन बीइंग इज डूइंग विच काइंड ऑफ रेस्पिरेशन. सिंपल सा आंसर है, वी आर डूइंग रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो वी आर डूइंग एरोबिक रेस्पिरेशन. उसके ऊपर से एक थियरी पूरी बनती है. आइए चलिए उसके बारे में जानकारी लेते हैं. हमारे खाने में से जो सब्सटेंसेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, उसमें से सिंपल सब्सटेंस ग्लूकोज बनता है एक, जिसका इक्वेशन है ग्लूकोज का केमिकल इक्वेशन है C6H12O6. So during the respiration, what will happen to that glucose? साइटोप्लाज्म जो हमारे सेल्स के अंदर होता है, वो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज जब मिलता है, देन इन दिस साइटोप्लाज्म द पाइरूवेट इज मैन्युफैक्चर्ड. पाइरूवेट इज नथिंग बट द सिंपल सब्सटेंस हैविंग अ 3 carbon. See here, the glucose is having a 6 carbon, C6, while the pyruvate molecule is having a 3 carbon.
So it is converted into the more simpler form. Glucose is having a 6 carbon while the pyruvate is having a 3 carbon. Okay, and other than the energy, small amount of energy is also produced. Now this pyruvate is able to do the chemical reaction and produce the energy after combining with the oxygen. So now there are three different kind of situation is takes place within this phenomena. पायरुवेट जो है अगर ऑक्सीजन की एब्सेंट में प्रोसेस करता है, मींस पायरुवेट प्लस पायरुवेट जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंट में अगर प्रोसेस करता है, सो एट द एंड ऑफ प्रोसेस द इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज मैन्युफैक्चर्ड. मतलब छोटी सी अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है. एग्जाम्पल है इसका ईस्ट. ईस्ट यानी कि केक बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल हम करते हैं उसे ईस्ट कहा जाता है. ईस्ट जो है उसको ग्रोथ करने के लिए, रेस्पायर करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि एटमॉस्फेयर में से उसे रखने से वो क्या करती है, पायरुवेट यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होते हैं उसके साथ कंबाइन होके उसके बाद उसमें से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड मैन्युफैक्चर करती है. इथेनॉल इज नथिंग बट दी अल्कोहल. तो इसीलिए 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि यीस्ट का इस्तेमाल फर्मेंटेशन यानी कि अल्कोहल बनाने की प्रोसेस में किया जाता है ग्लूकोज को साथ मिला के. सो बेसिकली यीस्ट इज अ एग्जाम्पल ऑफ रेस्पिरेशन विच इज डूइंग विदाउट ऑक्सीजन. ओके. सेकंड इज लेक ऑफ ऑक्सीजन. विदाउट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन इज अवेलेबल बट नॉट इन अ सफिशियंट मैनर. ऑक्सीजन अवेलेबल होता है लेकिन वो सफिशियंट क्वांटिटी के अंदर नहीं होता. एट दैट टाइम व्हाट विल प्रोड्यूस, एट दैट टाइम द पायरुवेट मॉलिक्यूल इज कंबाइंड विद द लेक ऑक्सीजन मीन्स लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस द लैक्टिक एसिड एज वेल एज एनर्जी. सो लैक्टिक एसिड हाउ इट इज़ फॉर्म. तो स्टूडेंट मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि जब भी आप इंटेंस वर्कआउट करते हो या तो एक्सरसाइज करते हो, तो एक्सरसाइज या तो वर्कआउट करने के बाद या तो ज़्यादा भारी सामान उठाने के बाद आपके मसल्स के अंदर, आपके हाथों में पेन होने लगता है, दुखने लगते हैं हाथ आपके. इसका कारण क्या है कि जब भी हम कोई भारी चीज़ उठाते हैं या तो एक्सरसाइज वर्कआउट करते हैं तभी हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और इसी कमी के कारण जो है हमारे मसल्स में, हमारे सेल के अंदर ऑक्सीजन कम पहुंचता है, और कम ऑक्सीजन पहुंचने के कारण जो पायरुवेट है यानी कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स वाला एक सिंपल सब्सटेंस वो प्रोसेस करता है, एंड एट द एंड ऑफ प्रोसेस द लैक्टिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड. और वो पेन होने का कारण ही ये लैक्टिक एसिड है. मतलब जब भी लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा तो लैक्टिक एसिड से ही हमारे मसल सेल्स के अंदर यानी कि हमारे हाथों में या तो पैरों में दर्द होने लगता है. ओके. एंड द थर्ड बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, respiration in the presence of oxygen. It is a common respiration that we are doing for our entire life. जब भी हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और उसके साथ पायरुवेट यानी कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल वाला एक सब्सटेंस ऐड होता है, तो एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस विद द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन intense amount of energy is generated as well as water plus carbon dioxide is generated. So my dear student, this is the exact process in which you are inhaling the oxygen. It will react with the pyruvate, which is nothing but the simple food molecule coming from the food, and it will react with the oxygen. So after the end of this reaction, energy, carbon dioxide and water is formed, among which we are utilizing energy. एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? इस तरीके से हमें एनर्जी मिलती है. तो इसलिए हमें कहा जाता है कि जब भी एनर्जी, अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आपको फूड इनटेक जो है अपना कांस्टेंट रखना पड़ता है. मतलब हम 3 टाइम खाते क्यों है? क्योंकि अगर हम भूखे रहेंगे तो हमारे शरीर में एनर्जी जनरेट होनी बंद हो जाएगी.
ओके, एंड वी फील काफ़ी, कैसा क्या शब्द बोलेंगे उसके लिए, મજા નથી આવતી, કડતર જેવું લાગે છે, બરાબર. સો वी आर यूजिंग दैट वर्ड्स व्हेन वी आर नॉट ईटिंग द फूड. हमें कुछ काम करने का मन नहीं करता, सुस्ती सुस्ती लगती रहती है. सो इसका कारण यही है, ठीक है. सो द एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, द इट हैज़ सम यूनिट एंड दिस यूनिट इज कॉल्ड एज एटीपी. और जब भी ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, यानी कि सेल के अंदर ऑक्सीजन और पायरुवेट दोनों मिलके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. खास करके ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो एनर्जी जनरेट होती है वो कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, विच इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल. तो सेल रेस्पिरेशन इसे कहा जाता है. तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंदर जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो वो एनर्जी energy released during cellular respiration is immediately used to synthesis molecule called ATP. यानी कि वो एनर्जी का यूनिट जो है वो ATP है. ATP यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, उसका फुल फॉर्म है. मतलब अगर कोई भी क्वांटिटी है तो उसका कुछ यूनिट तो होगा ही. जैसे कि स्पीड है तो मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड है. तो वैसे ही ATP यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज दी यूनिट फॉर द एनर्जी जनरेशन इनसाइड अवर बॉडी. सो लाइफ सेल्स के लिए ये एनर्जी यूनिट है ATP. उसके बाद डियर स्टूडेंट एक सिस्टम आती है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. मतलब हम जो रेस्पायर करते हैं तो उसकी पूरी की पूरी एक सिस्टम है. हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन, हमारी रेस्पिरेशन सिस्टम के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो है अवर लंग्स, फेफड़े जिसे हम कहते हैं, ठीक है. चलिए आइए समझते हैं. सबसे पहले ये पाथ कहाँ से होके गुजरता है. ऑक्सीजन रिच्ड एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोज. हम सांस जो लेते हैं वी आर इनहेलिंग द ऑक्सीजन रिच्ड एयर बाय अवर नोज. एयर इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर प्रेजेंट इन नोज. फ्रॉम नोज द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट टू लंग्स. एयर जो है वो फिल्टर्ड होके हमारे नाक के अंदर जो बाल होते हैं उससे वो फिल्टर होके, यानी कि कोई भी मिट्टी के मॉलिक्यूल्स है या तो कोई भी अदर सब्सटेंसेस है वो हमारे लंग्स के अंदर ना चले जाए, इसलिए हमारे नाकों के अंदर छोटे छोटे फाइन हेयर्स होते हैं और उसके बाद पास ऑन होने के बाद वो थ्रोट से होकर लंग्स में जाती है. देन आफ्टर द एयर एंटर्स इनटू द लंग्स. अब काम आता है लंग्स का. The passage divides into smaller and smaller tubes which finally terminate in balloon-like structure are called alveoli. मतलब किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है. जब आप नोज से इनहेलिंग करते हो तो यहाँ से पूरी पाइप होती है इस तरीके से, जिसे ट्रकिया कहा जाता है. और ट्रकिया में से ऐसे दो सेक्शन डिवाइड होते हैं इन दिस वे. और यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं ये वाले. दिस इज कॉल्ड एल्वियोलाई. क्या फंक्शन है उसका, आइए चलिए देखते हैं. अवर लंग कंसिस्टेड ऑफ दिस स्मॉल ट्यूब्स एंड एल्वियोलाई. एल्वियोलाई इज द प्लेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक्स प्लेस. मतलब हम ऑक्सीजन जो लेते हैं वो एल्वियोलाई के कांटेक्ट में आता है और उसके बाद वहाँ पे से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है. सो व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग टू द एल्वियोलाई, लेट अस अंडरस्टैंड. एल्वियोलाई का कंस्ट्रक्शन इस तरीके से होता है. मतलब ऐसे ही ब्लड कैपिलरीज उसके अंदर होती है. अभी यहाँ से ऑक्सीजन एंटर करता है O2, ठीक है, और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आते हैं. नाउ दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इज इन कॉन्टैक्ट विद द ब्लड वेसल्स. मतलब इसके ऊपर होती है ब्लड वेसल इस तरीके से. एंड ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है CO2. क्या प्रेजेंट होता है, CO2.
The exchange of gases takes place in such a way that the carbon dioxide is transferred to that alveoli and the oxygen rich air is supplied to the blood. समझ में आया? जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है जो एल्वियोलाई के कांटेक्ट में होगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई को दे देगी और एल्वियोलाई में से ऑक्सीजन जो है ब्लड ले लेगा। और यही इसी तरीके से जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और जब एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से हम बाहर निकालते हैं। ओके, द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। एल्वियोलाई के अंदर कई सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है कि जिसमें से ब्लड जो है वो सर्कुलेट कर रहा होता है। O2 is absorbed by the extensive blood vessels and CO2 carried by blood is give away to the alveoli। मतलब ब्लड के अंदर जैसा मैंने कहा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसफर हो जाता है एल्वियोलाई को और एल्वियोलाई में से ऑक्सीजन रिच्ड एयर जो है वो सप्लाई हो जाती है ब्लड को। सो इन दिस वे द सेल्युलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। देन ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन हीमोग्लोबिन फ्रॉम एल्वियोलाई एंड कैरिड फ्रॉम लंग्स टू सेल्स इन ऑल बॉडी पार्ट्स। The oxygen now dissolved in hemoglobin। हीमोग्लोबिन नामक सब्सटेंस जो है उसके अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाता है एल्वियोलाई में से और वहाँ से लंग्स के थ्रू वो सभी बॉडी पार्ट के सेल में चला जाता है। सो इन दिस वे द सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। और ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो अलग अलग सेल्स को ट्रांसफ़र होता है और सेल को ऑक्सीजन देने के बाद वहाँ पे पायरूवेट के साथ वो एनर्जी जनरेट करते हैं। सो इन दिस वे द ह्यूमन विल रेस्पायर। तो यहाँ तक रखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।